नमस्कार। तो देखिएगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आज हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कहता क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी पहले तो आर्टिकल 360 में आता है, और आर्टिकल 360 कहता है कि एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए। और किस बेसिस पे प्रोक्लेम करने के लिए? तो कहता है इफ़ he satisfied the situation arisen due to which the financial stability or credit of any India or its part is threatened, यानी इंडिया या उसके किसी भी पार्ट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का थ्रेटन महसूस होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसी दिखाई का थ्रेटन फील होता है, तो उस बेस पर प्रेसिडेंट क्या करेगा? 360 इम्पोज कर देगा। और 360 इम्पोज करेगा जैसे वैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने किस किस बेसिस पे लगता है वो देखते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे इम्पोज होगा वो देखते हैं। तो क्या कहता है? अ प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी विद इन ए 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट इशू, यानी 2 महीने के अंदर जब फाइनेंशियल जब ये डेट जिस दिन ये डेट इशू होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी का, लोकसभा में बिल आएगी, उस दिन से लेकर के 2 महीने के अंदर राज्यसभा और लोकसभा से दोनों सदन से सिंपल मेजोरिटी में बिल पास हो जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि वंस अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू इनडेफिनेटली टिल इट्स रिवोक्ड, यानी जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से, कब? विद इन 2 मंथ, यानी 2 महीने के अंदर। तो इनडेफिनेटली मतलब अनंत अनलिमिटेड चलेगा ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब तक कि इसको रिवोक नहीं कर दिया जाए, हटा नहीं दिया जाए, ठीक। अनलाइक नेशनल इमरजेंसी में क्या था? हर 6 महीने के बाद आपको अप्रूवल लेना होता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी में नो अप्रूवल, आपको एक बार लग गया यानी टिल अनलिमिटेड फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा, जब तक कि रिवोक ना कर दिया जाए, हटा नहीं दिया जाए, ठीक है। अब जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो उसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन ओवर द फाइनेंशियल मैटर ऑफ द स्टेट, यानी कहता है कि एक्सटेंशन यानी स्टेट के जो फाइनेंशियल मैटर है, राज्य के जो फाइनेंशियल मैटर है, उस पर भी यूनियन का अथॉरिटी हो जाएगा, ठीक। यूनियन अपने अंडर ले लेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगा जो भी स्टेट का मैटर होगा। और दूसरा कहता है रिडक्शन ऑफ सैलरी और अलाउंसेस ऑफ एनी क्लासेस ऑफ पर्सन सर्विंग इन अ स्टेट, यानी जो भी पर्सन्स गवर्नमेंट सेक्टर में है और या ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनकी सैलरी का रिडक्शन हो जाएगा, उनकी सैलरी और अलाउंसेस कम कर दी जाएगी, ठीक। उसके बाद कहता है तीसरा, द प्रेसिडेंट मे आस्क द स्टेट टू रिजर्व ऑल द मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर दे पास्ड फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक। यानी प्रेसिडेंट कहेगा कि जितने भी स्टेट के मनी बिल हैं और इससे रिलेटेड मनी बिल हैं, ठीक, वो सब पार्लियामेंट के कंसिडरेशन में आ जाना चाहिए, भेज दीजिए। कब? जब स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो जाए, यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर जितने भी मनी बिल है जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा से पास हो जाए, उसके बाद कंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेजा जाए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा जाए, ठीक है। वो उसका ये कौन कहेगा? प्रेसिडेंट ही कहेगा। नेक्स्ट क्या कहता है? द प्रेसिडेंट में ऑल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ सैलरी और अलाउंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी प्रेसिडेंट के कहने पर, प्रेसिडेंट के एडवाइस करने पर क्या होगा कि सैलरी कम कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी, अगर प्रेसिडेंट बोलता है तो। अदरवाइज ना सुप्रीम कोर्ट की सैलरी कम होगी ना हाई कोर्ट की सैलरी कम होगी, जब तक कि प्रेसिडेंट ना बोलेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड 2 अमेंडमेंट हुए थे। 38 अमेंडमेंट 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी आई थी, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। इंदिरा गांधी के टाइम पर ये क्या अमेंडमेंट हुआ था? इंदिरा गांधी के टाइम पे अमेंडमेंट हो गया था
कि अमेंडमेंट दैट एक्ट मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। यानी कहता है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आपका कोर्ट ऑफ द लॉ में नहीं आएगा, यानी आप उसके कोर्ट के अंडर नहीं आएगा। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है तो वो कोर्ट ऑफ द लॉ में नहीं आएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में उसकी पिटिशन नहीं होगी, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि क्यों लगाया गया, ये क्या गलत था नहीं था, इससे कोई रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। ये कब आया था? इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आया था। ठीक है, तो तब हुआ था। उसके बाद ही 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1978 में, जो ये कहता है कि 38 अमेंडमेंट एक्ट जो 1975 में हुआ था उसको हटा दिया गया है और वो डिलीट कर दिया गया है, और कहा गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है। सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकता है और उसके बारे में सुनवाई कर सकता है कि हाँ ये क्या, ये सही था गलत था। इसके पहले इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि नहीं, 38 अमेंडमेंट में नहीं कहा था, 44 अमेंडमेंट आया था तो उसमें कह दिया गया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, एवरीथिंग जो भी है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।